हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल अगेन। अब इस वीडियो में हम मनी चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं बिल्कुल, और इस वीडियो में देखेंगे कि मनी क्या होता है और मनी सप्लाई क्या होता है। तो चलिए व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते हिलने फूल। फूल से भरा देख मेरा पूल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। तो मनी होता क्या है? मनी का मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसी कॉमोडिटी, कोई भी एक ऐसी चीज जिसके बदले आप मार्केट में जाकर कोई भी चीज एक्सचेंज करके ला सकते हो, जिसके बदले आप कोई भी चीज परचेज करके ला सकते हो, वही होती है मनी। क्या? मनी इज एनीथिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी कंट्री के, किसी भी इकोनॉमी के पीपल ने जो भी एक्सेप्ट कर रखी है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके बदले वो कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हैं, वही हमारी मनी कहलाती है। तो मनी तो ये होता है। और अब मनी क्या होती है? मनी एक लीगल टेंडर भी हो सकता है और एक नॉन लीगल टेंडर भी हो सकता है। देखिए मनी को हम कैसे कैसे बाइफरकेट करते हैं। लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि विच कम्स अंडर द लॉ ऑफ लैंड, मतलब जो भी लॉ ने पास कर रखी है कि आज से आपकी मनी ये वर्क करेगी, तो वही हमारा लीगल टेंडर होता है। जो भी सर्कुलेशन में मनी है वो सारा लीगल टेंडर कहलाता है। तो लीगल टेंडर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक लिमिटेड लीगल टेंडर होता है और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब ये होता है, देखिए जो एक्सेप्टेबल तो है बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। यहां पर हमारी एक लिमिट आ जाती है। वो लिमिट कैसी होती है? एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि इंडिया के अंदर जो हमारे कॉइन्स होते हैं, जैसे 1 रुपीज का कॉइन, 2 रुपीज का कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन, ये जो कॉइन्स हैं हमारे वो लिमिटेड लीगल टेंडर है। मतलब इनको इन कॉइन्स की जो है एक लिमिट होती है, हद होती है एक एक्सेप्ट करने की। एक हद तक वो एक्सेप्ट कर सकता है आदमी। अगर आप जाओ और एक रुपए का पेमेंट, जो आपको 1 करोड़ रुपीस की पेमेंट करनी हो, और एक रुपए का सिक्का लेकर जाओगे, वहां पर आप कॉइन लेकर जाओगे, तो कोई भी बंदा ये उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहेगा। ये बोलेगा कि गिनेगा कौन? 10-50 बंदे तो मेरे को इसको दिहाड़ी में लगाने पड़ेंगे गिनने के लिए। तो वो होता है लिमिटेड लीगल टेंडर। तो ये अकॉर्डिंग टू कॉइनेज बिल, ये 1000 रुपीज आप इसमें सिर्फ पेमेंट कर सकते हो कॉइन्स में, और अगर 1000 से ऊपर करोगे तो कोई भी बंदा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और उसको मना कर सकता है इजीली ये। और लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब वो मनी जो एक्सेप्टेबल है विदाउट एनी लिमिट, जहां पर कोई लिमिट नहीं है। आप 1 करोड़ की पेमेंट करें, आप 500 करोड़ की पेमेंट करें, आप कितने की भी पेमेंट करें, विदाउट एनी लिमिट जो हमारी होती है वो हमारे पेपर मनी जो होता है। हमारा पेपर मनी जो है ना, हमारी पेपर जो करेंसी है हमारा, वही हमारी क्या कहलाती है? वही हमारी अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहलाती है। तो लीगल टेंडर जो होता है वो दो टाइप का होता है, लिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड हो गया। और लास्ट वन जो आता है वो है नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी क्या कहलाता है? देखिए जो जिसका एक्सेप्टेंस जो होता है ना वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब आप चाहो तो उसको इनकार भी कर सकते हो और आप चाहो तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो। एग्जांपल लाइक जैसे चेक्स हैं मार्केट के अंदर, ड्राफ्ट्स हैं। अगर आप चाहोगे किसी से चेक से पेमेंट लेना तो आप वेल एंड गुड है कि भाई आप ले लोगे, और अगर आप चाहोगे कि भाई मेरे को चेक नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ कैश चाहिए, तो वो ऑप्शनल होता है, वो नॉन लीगल टेंडर कहलाता है। चेक्स, ड्राफ्ट और आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब नॉन लीगल टेंडर में आता है। तो अब आते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में। देखिए बुक के अकॉर्डिंग आपके बहुत सारे टाइप के हैं, मगर जो मेन 3 टाइप के हैं वो तीनों टाइप के मैंने यहां से आपके लिए डिस्कस करे हैं। तो सबसे पहला है उसमें फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? देखो ऑन द टाइम ऑफ वॉर, ऑन द टाइम ऑफ क्राइसिस, एक कंट्री जब क्राइसिस से होकर गुजरती है तो सर्कुलेशन ऑफ मनी में बड़ी प्रॉब्लम आती है। उस टाइम क्या होता है कि गवर्नमेंट एक क्या कर देती है, कोई एक नई टाइप की मनी इशू करती है, और जो वो नई टाइप की मनी इशू करती है और वो गवर्नमेंट का ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है, वो गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, तो वही हमारी जो नई टाइप की मनी होती है वो हमारी फिएट मनी कहलाती है। तो फिएट मनी क्या होती है? वो मनी अंडर द फिएट, जो फिएट के अंडर, फिएट का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्डर से जो रेगुलेट करती हो। और सबसे अच्छी बात फिएट मनी की ये होती है कि विदाउट एनी बैकिंग, मतलब इसके बदले आपकी जो है कोई भी रिजर्व नहीं रखती है, बैकिंग नहीं रखती है। आपकी जो आरबीआई इशू करेगी उसके बदले कोई रिजर्व नहीं रखेगी, एकदम से ऑन द टाइम ऑफ वॉर वो इशू कर देगी, तो वही हमारा फिएट मनी कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी क्या होती है? फिड्यूशियरी मनी जब भी आपको किसी बंदे के ऊपर ट्रस्ट होता है तो आप उस बंदे से तभी चेक ले पाओगे, अदरवाइज उस बंदे से चेक नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है, क्या पता उसका चेक
डिसऑनर्ड हो जाए, ठीक है, बाउंस हो जाए। तो इस वजह से फिड्यूशियरी मनी कौन सी कहलाएगी? वो मनी विच इज एक्सेप्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है उससे एक्सेप्ट करते हैं, और जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है उससे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो हमारी फिड्यूशियरी मनी कहलाती है। जैसे हमारा चेक्स होता है, जैसे हमारे ड्राफ्ट्स होते हैं, हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन लीगल टेंडर। ये हमारी नॉन लीगल टेंडर भी कहलाता है फिड्यूशियरी मनी। अब लास्ट देख लेते हैं हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या होती है? देखिए, जो भी आरबीआई ने, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू कर रखी है मनी, वो सारी मनी हाई पावर्ड मनी होती है। इसके अंदर हमारे कैश रिजर्व्स भी आते हैं और करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक के पास जितना पैसा है वो सारा आता है इसके अंदर, और हमारा जितना भी कैश रिजर्व्स है वो सब का सब हाई पावर्ड मनी होता है। और एक अच्छी बात यह है कि इसको मॉनेटरी बेस कहते हैं। मॉनेटरी बेस का मतलब ये होता है कि इसके आधार पर ही हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। कंट्री के अंदर कितना मनी है वो इसके आधार पर हम मेजर करते हैं, वो होता है हमारा हाई पावर्ड मनी। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मनी। अब हम मनी सप्लाई कर लेते हैं। मनी सप्लाई क्या होता है? देखिए, जितना भी पैसा पब्लिक के पास है, पब्लिक की चाहे वो पॉकेट में रखा हुआ हो और चाहे वो पब्लिक के बैंक अकाउंट में हो, तो वो सारा पैसा मनी सप्लाई का पार्ट होता है। तो क्या होता है मनी सप्लाई? मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी। टोटल स्टॉक, मनी का टोटल स्टॉक जो उसके पास एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम रखा है। किसके पास? पब्लिक के पास जितना भी पैसा टोटल रखा है वो हमारा मनी सप्लाई का पार्ट होता है। देखिए, मनी सप्लाई में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मनी सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि जो आप मनी की सप्लाई कर रहे हो, ये नहीं है कि मनी को आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, वो नहीं होता है। मनी सप्लाई का मतलब सिंपल सी बात ये है कि आपके पास जितना भी आपकी पॉकेट में पैसा रखा है प्लस आपके बैंक में जितना भी पैसा रखा है, अगर हम उसको सम कर देते हैं तो वो मनी सप्लाई कहलाता है। तो मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब ये हो गया कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी हेल्ड बाय पब्लिक होता है पैसा, वो हमारा मनी सप्लाई कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या चीज एक्सक्लूड होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज नहीं आती है, वो देख लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट एज अ कैश बैलेंस, गवर्नमेंट के पास जो कैश बैलेंस रखा है वो हमारा गवर्नमेंट वो अपने सर्कुलेशन के में, अपने यूज में लाती है, ना कि हमारे पब्लिक के यूज में लाती है। तो जो गवर्नमेंट के पास अपना पैसा रखा है वो उसका गवर्नमेंट का अपना पैसा है, तो वो हमारा मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। नंबर सेकेंड, stock of money held by banks because they are both are the supplier of the money। जो भी मनी बैंक के पास अपना निजी पैसा है, उसका अपना पर्सनल पैसा रखा है बैंक का, तो कमर्शियल बैंक का, वो हमारा मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता। तो मनी सप्लाई में सिर्फ कौन सा पैसा आएगा? जो भी मनी सप्लाई में पैसा वो आता है जो पॉकेट में रखा हुआ होता है पब्लिक की, या फिर उसके बैंक अकाउंट में रखा होता है, सिर्फ वही पैसा मनी सप्लाई का पार्ट होता है। तो अब इसको हम नापते कैसे, मेजर कैसे करते हैं? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर करने के कुछ 4 मेजरमेंट है। तो उसमें से सबसे पहला मेजरमेंट है मेजरमेंट 1, जिसे हम कहते हैं M1। M1 क्या होता है? इसके अंदर देखो 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 इज C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब ये होता है करेंसी एंड कॉइन्स बाय विद पब्लिक। पब्लिक के पास जितने भी कॉइन्स है, पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी रखी है, वो C में इंक्लूड हो जाती है। DD का मतलब ये होता है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास आपने, पब्लिक ने जितना भी पैसा डिपॉजिट करा रखा है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट में 2 टाइप के डिपॉजिट होते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट है चाहे वो करंट अकाउंट है। तो टोटल पैसा पब्लिक का जो कमर्शियल बैंक में जमा हो रखा है वो DD के अंदर आ जाता है। और OD का मतलब क्या होता है? अदर डिपॉजिट्स। देखिए, अदर डिपॉजिट विद RBI। RBI के पास गवर्नमेंट का पैसा या फिर कुछ फॉरेन कंट्रीज का, फॉरेन से जो है इंस्टीट्यूशंस का जो पैसा है, वो भी हमारा अदर डिपॉजिट्स का पास होता है, वो हमारा अदर डिपॉजिट्स में आता है। तो नंबर 1 मेजरमेंट 1 में क्या आता है? C प्लस DD प्लस OD। अब नंबर 2 देखते हैं मेजरमेंट 2, M2। M2 में क्या आता है? M2 के अंदर M1 प्लस उसमें पोस्ट ऑफिस के अंदर जितना भी पैसा रखा है, पोस्ट ऑफिस के अंदर जितना भी सेविंग अकाउंट लोगों ने खुलवा रखे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि खाली बैंक में नहीं अकाउंट खुलता है, पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में जो रोजमर्रा के गरीब लोग जो होते हैं वहां पर रोजमर्रा के अपने सेविंग्स को जमा करा देते हैं। तो वही हमारा पोस्ट ऑफिस के अंदर जितना भी सेविंग अकाउंट है उसमें अगर हम M1 को प्लस कर दे तो हमारा मेजरमेंट 2 आ जाएगा, M2। अब M3 आता है। M3 क्या होता है? देखिए, M3 के अंदर M1 में अगर हम नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक के अंदर आप लोगों ने जो टाइम डिपॉजिट्स करा रखे हैं, टाइम डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? जो हम डिपॉजिट कराते हैं बट उनकी एक टाइम लिमिट सेट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं FD, है ना। FD जो होती है वो हमारी टाइम लिमिट के साथ होती है, तो टाइम डिपॉजिट्स कहलाता है, या फिर इसको हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, टर्म।
ठीक है ना। तो ये क्या होती है, ये M3 होती है। M3 का मतलब ये हो गया M1 के अंदर अगर हम नेट टाइम डिपॉजिट जो हमारी FD बैंक में जमा हो रही है पब्लिक की, वो अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो M3 कहलाता है। अब आता है M4 पर। तो M4 क्या कहलाता है, M4 में देखिए अगर आपने M3 के अंदर टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस के अंदर जितना भी टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड है उसके अंदर अगर M3 प्लस कर देते हैं, जो M3 होता है वो हमारा M4 कहलाता है। मतलब टोटल डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर वो सेविंग डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं और आपके FD भी हो सकता है जिसे हम टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। तो दोनों अगर हम प्लस कर दें और उसमें हम M3 को प्लस कर दें तो तीनों को प्लस करके हमारा M4 आ जाएगा। मतलब पोस्ट ऑफिस के अंदर टोटल पैसा प्लस M3 इज नोन एज M4। तो ये आपके मेजरमेंट होते हैं, 4 टाइप के मेजरमेंट होते हैं। अब एक नोट करने वाली बात, एक ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो M4 होता है ये लीस्ट लिक्विड होता है। लीस्ट लिक्विड का मतलब ये हो गया कि ये इजीली कन्वर्ट नहीं हो पाएगा कैश के अंदर, आप एकदम से सर्कुलेशन में नहीं ला पाओगे। और M1 जो होता है वो मोस्ट लिक्विड होता है, वो एकदम से सर्कुलेशन में ला पाओगे आप। कैसे होता है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आपको एकदम से जरूरत है 1 लाख रुपीस की, तो आपने अपने पॉकेट में से निकाला तो एकदम से लीस्ट लिक्विड है, बहुत इजीली आप सर्कुलेशन में ला सकते हो, आप अपने बैंक में से निकाल सकते हो। मगर जो लीस्ट लिक्विड होगा, जो लीस्ट लिक्विड कैसे होगा कि अगर आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है और आप बैंक में गए, फिर उसके बाद अपने FD तोड़वाई, FD तोड़वाने में आपको 10-15 दिन का टाइम लग गया, तो वहां पर आपको 10 या 15 दिन में आप सर्कुलेशन में ला सकते हो पैसा। तो इसीलिए वो लीस्ट लिक्विड होता है, वो ज्यादा जल्दी सर्कुलेशन में नहीं आ सकता। और M1 जो होता है वो बहुत इजीली सर्कुलेशन में आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट लिक्विड होता है, या तो आपकी पॉकेट में रखा होगा पैसा या फिर हमारा बैंक में रखा होगा पैसा। इसी वजह से इसको मोस्ट लिक्विड कहते हैं। तो ये हमारा हो गया है, आपका पूरा मनी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटे को दबा दीजिएगा।